topic of the discussion is snowball sampling. स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। बहुत दफ़ा हम इसको यूज़ करते हैं। वही आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, क्यों करते हैं हम, और फिर इसके रिज़ल्ट किस हद तक रिलायबल होते हैं। डेफिनेशन तो यही है कि उन तमाम सिनेरियोज़ में जहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन साइज़ को मालूम नहीं कर पाते फॉर वन रीज़न और दी अदर, वहाँ पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैम्पलिंग यूनिट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लिहाजा उनके बराबर या ना बराबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरे नंबर के ऊपर हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है तो लिहाजा इसकी रिलायबिलिटी उस कदर नहीं होगी जिस कदर एक रैंडम सैम्पलिंग की रिलायबिलिटी होती है। अब एक मिसाल से इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। लेट्स से मैंने किसी बैंक्स के सीईओ का इंटरव्यू करना है, ये कोई सैंपल है मेरे पास जिसमें सीईओज़ को मैंने टारगेट करना है। अब ये हम सबको पता है कि जो सीईओज़ हैं ना सिर्फ बैंक के बल्कि किसी भी कंपनी के बहुत मसरूफ़ बंदे होते हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो ये इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनियर को फिल कर सके। बहरहाल हम किसी भी तरीके से एक या दो सीईओज़ तक पहुंच गए हैं। अब वहाँ पे वो तो हम अपने ताल्लुकात को यूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, हमने उनसे क्वेश्चनियर को फिल करवाया, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने उससे ले ली है। अब उठते वक्त हमने ये कहा कि आप अपने रेफरेंस को यूज़ करते हुए किसी और सीईओ को भी रेफ़र कर दें ताकि हम ये डेटा वहाँ से भी ले लें। इस तरीके से उस हर सीईओ अपने से अगले बंदे को रेफ़र करेगा, एक को या दो को या तीन को। फिर जब हम उस बंदे तक पहुँचेंगे, अपना इंटरव्यू उससे मुकम्मल करेंगे, क्वेश्चनियर मुकम्मल करेंगे, तो उसको भी यही कहेंगे कि आप अपने रेफरेंस के एक या दो या तीन बंदों से हमें रेफ़र करवा दें। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सैंपल की कंप्लीशन तक पहुंच जाएंगे। यानी स्टार्ट हम एक या दो बंदों से होंगे जो हमारे अपने रेफरेंस से हैं, और फिर उनके रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम आगे पहुंचना शुरू कर देंगे। यहीं से इसका नाम भी क्लियर होता है कि हम इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग क्यों कहते हैं। अगर आपने खुद कभी इस पहाड़ से पत्थर गिरते हुए देखे हों या किसी मूवी में या किसी डॉक्यूमेंट्री में आपने पहाड़ से पत्थर गिरने का मंजर देखा हो, तो आपने देखा होगा पहाड़ की चोटी से आम तौर के ऊपर एक या दो पत्थर किसी वजह से, किसी रेजोनेंस की वजह से लुढ़कते हैं, और लुढ़कते हुए वो अपने साथ एक एक दो दो पत्थरों को मज़ीद हिट करते हैं। वो पत्थर आगे मज़ीद पत्थरों को हिट करते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे, यानी जब ये पत्थर पहाड़ के नीचे तक पहुंचते हैं तो वो सिर्फ एक या दो नहीं रहते, बल्कि रास्ते में आने वाले जितने भी पत्थर हैं वो सारे के सारे उनके साथ हो जाते हैं। तो इस तरीके इस पूरे फिनोमिना को हम स्नोबॉलिंग कहते हैं। यहीं से हमने ये टेक्निक का नाम लिया है कि हम स्टार्ट एक या दो बंदों से होंगे जो हमारे अपने रेफरेंस से हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रेफरेंस यूज़ करते हुए हम आगे फर्दर अपनी सैम्पलिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है और बड़ा यूज़फुल मेथड है, ख़ासकर उन केसेस के लिए जहाँ पे जिस फिनोमिना को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बड़ा हिडन सा, पॉकेटेड सा फिनोमिना हो। यहाँ पे मैंने देखे दो नाम मैंने यूज़ किए हैं, ये सैम्पलिंग की टेक्निक में बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक है हिडन फिनोमिना और एक है पॉकेटेड फिनोमिना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ अर्से पहले चाइल्ड लेबर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो चाइल्ड लेबर लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में कहाँ पे है मुझे तो नहीं पता। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने घर के करीब एक मोटर मैकेनिक जो बच्चा काम करता था उससे रब्ता किया। उससे मैंने जो क्वेश्चनियर फिल करवाना था वो मैंने करवाया। फिर उसी को कहा कि भाई मुझे अपने घर ले चलो या अपनी बस्ती में ले चलो, जो अपने तुम्हारे यार दोस्त हैं
ज़रा मेरी उनसे भी मुलाकात करवा दो, मैंने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी लेनी है। अब वो बच्चा जो है वो अपने यार दोस्तों के पास मुझे ले गया और वो उसके 2-3 दोस्त और थे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। फिर यही रिक्वेस्ट मैंने उनसे की कि मुझे फर्दर अपने यारों दोस्तों से मिलवाएं ताकि मैं यही इन्फॉर्मेशन उनसे भी ले सकूं। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने लाहौर से इस्लामाबाद, मेरे उस स्टडी में 4 बड़े इंपॉर्टेंट शहर शामिल थे, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और कराची। तो मैंने इन चारों शहरों का डेटा बड़ी आसानी से इकट्ठा कर लिया कि वो जो डेटा मुझे तो पता ही नहीं कि लाहौर में या मुल्तान में या इस्लामाबाद में चाइल्ड लेबर्स के घर किधर किधर है, मुझे नहीं पता था। ना मुझे लड़कियों का पता था, ना मुझे लड़कों का पता था कि वो आमतौर पे किधर रहते हैं। तो अगर मैं रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करना चाहता तो शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि लाहौर में या इस्लामाबाद में टोटल चाइल्ड लेबरर हैं कितने? तो जब मुझे उनकी टोटल तादाद का ही नहीं पता तो रैंडम सैम्पलिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी। लिहाजा मुझे मजबूरन नॉन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ आना था क्योंकि मुझे टोटल का पता ही नहीं है। और जब नॉन रैंडम सैम्पलिंग में भी आके एक दूसरी प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये मुझे बच्चे कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से मैं इंटरव्यू लूँगा, जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लूँगा। तो मैंने स्टार्ट में जो मुझे ईजीली पॉसिबल हुआ वहाँ से काम शुरू किया। फिर उस रिस्पोंडेंट को यूज़ करते हुए फर्दर रिस्पोंडेंट तक पहुँचा और फिर उस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक स्नोबॉल फिनोमिना की तरह ये पूरा कंप्लीट सैंपल हो गया। अच्छा, आपके जहन में आता होगा कि ये तो बड़ी बायस किस्म का सैंपल होगा कि हमें हो सकता है बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल ही ना रही हो, क्योंकि अगर वो दोस्त यार ही रेफर एक दूसरे को कर रहे हैं तो दोस्ती यारी तो एक जैसे बंदों से होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं। जो हमारा सैंपल होगा वो उसमें बायसनेस मौजूद होगी, लेकिन ये बायसनेस उस चीज़ से या उस सिचुएशन से बहुत कम है कि जिस सिचुएशन में मेरे पास सैंपल ही मौजूद नहीं है। मेरे पास किसी भी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेक्निक मौजूद नहीं है कि मैं इन बच्चों को कांटेक्ट कर सकूं। तो जब मेरे पास एक बायस्ड सैंपल मौजूद है तो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स में ऐसे मेथड मौजूद है कि मैं उनकी उस बायसनेस को किसी और तरीके से, किसी और टेक्निक को यूज़ करते हुए मैं उसको रिमूव कर सकूं। जिस तरह एक टेक्निक जो बड़ी आसानी के साथ नाम लिया जा सकता है कि अगर सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया जाए तो बायसनेस आम तौर के ऊपर रिमूव हो जाती है। जिस तरीके से हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो किसी एक दुकान से चीज़ पूछे तो उसकी प्राइस पूछे तो एक प्राइस मिलती है। जो हम नंबर ऑफ़ शॉप्स जिनसे हम वो उनकी प्राइस पूछ रहे हैं उसको इंक्रीज़ करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक उसकी जो उस चीज़ की सही प्राइस है उस तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस स्नोबॉल साइज सैम्पलिंग में या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाते हैं तो हम उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन में जो जिसमें बायसनेस या तो होती नहीं है और अगर होती भी है तो बहुत कम लेवल की होती है, उस तक पहुंच जाते हैं। सो ये हमारे पास एक स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक मेथड मौजूद था। बहुत पॉपुलर और बहुत आसान मेथड मौजूद है, बहुत जगहों पे किया जाता है और ख़ासकर उन सिचुएशन में जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि जहाँ पे जिस फिनोमिना को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वो हिडन है। वो हिडन इस वजह से भी हो सकता है कि लोग उसको अच्छा नहीं समझते। जिस तरह कुछ अर्से पहले मेरे एक दोस्त ने रिसर्च करनी थी कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। अच्छा, अब झूठ बोलना किसी से अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि आप झूठ बोलते तो मुश्किल होगा ना कि वो हमें आंसर सही तरीके से दे सके। और फिर हम किस बंदे से पूछें और किस बंदे से ना पूछें, ये भी एक उसमें सवाल पैदा हो जाता है। तो इस सारी चीज़ में हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ किया, स्पेशलाइज्ड क्वेश्चनेयर डेवलप किए जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस की बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए हम सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे। तो हर वो सिनेरियो, हर वो केस जहाँ पे जो जिस फिनोमिना को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वो हिडन हो या पॉकेटेड हो, यानी कहीं पे मौजूद हो। जिस तरह हमारी शर्ट में पॉकेट सारी शर्ट पे नहीं होती बल्कि किसी एक ख़ास जगह पे होती है।
बिल्कुल उसी तरीके से अगर वो फिनोमिना पॉकेटेड हो, पूरे जगह पे पूरी पॉपुलेशन में मौजूद ना हो, बल्कि किसी एक जगह पे हो, किसी दूसरी जगह पे ना हो, तो उन तक पहुंचने के लिए हम आम तौर के ऊपर स्नो बॉलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। पहले जिक्र किया नॉन रैंडम है, तो इसके रिज़ल्ट रैंडम के निस्बत इतने रिलायबल नहीं होंगे, लेकिन हम दूसरी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इसके रिजल्ट्स को ठीक कर लेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।